हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल जो कि कक्षा 10वीं का विषय आपका हिंदी है, जो कि आपका नई बुक 2025 और 26 जो विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका इकाई 4 का नाम भाषा बोध। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूं, देखिए ये आपका पेज नंबर 96 है और आपको बताया जाएगा पेज नंबर 111 तक पूरा कंप्लीट। ये जो इकाई 4 आपका है ना, पूरा कंप्लीट। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूं पेज नंबर 111। और ये देखिए पेज नंबर 104 से आपका प्रश्न जो है वो शुरू होता है और 111 तक मैं आपको बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट सबसे पहले पेज नंबर 111 देखते हैं। ये रहा, ये आपका कितना है, पेज नंबर 111, जो कि यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न 15 भी दिया है। तो सारा कंप्लीट मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये रहा इकाई 4 भाषा बोध। ये जो आप लोग देख रहे हो ये आपको रिवीजन के लिए दिया गया है। तो हम लोग सीधे प्रश्न सोल्व करते हैं। चलिए ये आपका रहा, यहाँ से प्रश्न शुरू होता है। जैसा कि पहला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है संधि। दूसरा, संधि के भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद, ठीक है। नंबर 3 है, दो शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस मिलना कहलाता है समास। क्या कहलाता है? समास। चलिए इसके आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4। जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को कहते हैं। तो पहला पद जो होता है ना उसे कहा जाता है पूर्व पद, ठीक है। क्या कहते हैं? पूर्व पद। प्रश्न 5 है, वाच्य के भेद। तो वाच्य के 4 भेद। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्रमांक 7। तो यहाँ पर सुनार गहने बनाता है, इसमें योच्य है। तो सुनार ये होगा कर्म वाच्य। अगला, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं क्रिया। क्या? तो क्रिया। आग बबूला होना का अर्थ होता है क्रोध करना, क्रोध करना। चलिए प्रश्न क्रमांक 10। यहाँ पर बोला है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। ये आपका 8 है, 8। निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? शब्द शक्ति का भेद, तो ये आपका होगा रस, ठीक है। अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 12। जिस समाज में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे कहते हैं कर्मधारय समास। नंबर 13 है, यहाँ तक आपका कंप्लीट है ना। क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है। तो चलिए इससे आगे। तो प्रश्न आपका जो दिया था कि विशेषता बताई जाती है, तो ये होगा आपका क्रिया की। किसकी? तो क्रिया की। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द जो होता है उसे कहा जाता है अनेकार्थी शब्द। दूध का दूध, पानी का पानी का अर्थ होता है सही न्याय, सही न्याय। तो चलिए आपका विकल्प वाला जो 1 से लेकर 15 तक है वो आपका पूरा हो गया। अब रिक्त स्थान। जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तो आपका कर्म वाच्य होता है। वाच्य प्रयोग में सबसे अधिक क्रिया ध्यान रखना पड़ता है। अर्थ के आधार पर वाक्य जो है ना वो 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 4 है, नंबर 4 विद्यालय में स्वर संधि है। कौन सा? स्वर संधि। चलिए
यहाँ पे देखिए आप सभी को ऑप्शन भी दिया गया था, ठीक है। अगला है विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाले वाक्य मुहावरा कहलाते हैं, ठीक है। पहले आप लोग 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट करिए, उसके बाद फिर आगे प्रश्न क्रमांक 6 से देखेंगे। चलिए, यहाँ पर है उड़ती चिड़िया पहचानना, मुहावरा है। यह क्या है? एक मुहावरा। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता वह क्रिया सकर्मक होती है। समास के तो यहाँ का 6 भेद है। कितना? 6। चौराहा में तो यहाँ पर लिखना है द्विगु समास है। कौन सा? द्विगु। 10 में कहा है ना कि शब्द शक्ति के 3 प्रकार हैं। कितना? तो 3, ठीक है। चलिए, ये जो था आपका रिक्त स्थान वाला 1 से लेकर 10 तक, ये भी पूरा हो गया। आगे का प्रश्न, दिए गए कथन के सामने सत्य और असत्य लिखिए। पहला है क्रिया के वर्तमान काल में काम होने का पता चलता है। ये जो प्रश्न है, तो ये जो प्रश्न है ना, ये आपका सत्य है। कर्तवाच्य भाव प्रधान होता है, ये आपका असत्य है। कर्म वाच्य में क्रिया हमेशा कर्मक रहती है, ये आपका असत्य है। लोक प्लस उक्ति से मिलकर लोकोक्ति शब्द बना है, ये आपका सत्य है। उसके बाद 5 में है उससे खाना नहीं खाया जाता में भाव वाच्य, ये सत्य है। चलिए, ये आपका 5 तक हो गया है। अब देखेंगे इसके आगे। यहाँ पर अब अग्नि परीक्षा देना का अर्थ कठिन परिस्थिति में पड़ना, ये आपका सत्य है। प्रश्न क्रमांक 7, मुहावरों को और लोकोक्तियों का अर्थ लक्षानु शब्द शक्ति के द्वारा ग्रहण किया जाता है, ये आपका सत्य है। 8 नंबर में कहा है वर्षा ना होती तो फसल सूख जाती, विधानवाचक वाक्य है, ये भी आपका असत्य है। मुहावरे और लोकोक्ति एक ही, ये भी आपका असत्य है। 10 नंबर में कहा है उपकार मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, ये आपका सत्य है। इस तरीके से ये भी कंप्लीट हो गया है सत्य और असत्य वाला जो प्रश्न था। चलिए, अब है मिलान सही जोड़ी बनाकर लिखिए। आप लोग देखिए, अब यहाँ पर सही जोड़ी उत्तर का मतलब होता है कि आपको सामना सामने उत्तर यहाँ पर लिखना है। जैसा कि है ना, जिस समाज में दोनों पद प्रधान हो तो सामने में उत्तर मैंने लिखा हूँ द्वंद्व। इसी प्रकार से 2 का उत्तर तत्पुरुष है। त्रिभुवन में समास द्विगु समास। एकमात्र सहारा के लिए मुहावरा अंधे की लाठी। दांत खट्टे करना मतलब प्रारष्ट करना, ये तो है आपका सही जोड़ी का उत्तर। इस प्रकार से करना है। उसके बाद अब मैं मिलान करके बता देता हूँ। 1 नंबर का मिलान करना है द्वंद्व से। रसोई घर में ये होगा तत्पुरुष समास। त्रिभुवन में समास जो है ना, वो आपका द्विगु समास है। एकमात्र सहारा के लिए मुहावरा जो अंधे की लाठी। 5 नंबर का मिलान करना है प्रारस्त करना, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये जो मिलान करने वाला है अच्छी प्रकार से कंप्लीट करना है, ठीक है। अगला देखिए, दूसरा नंबर ये मिलान करने वाला है। चलिए, सबसे पहले शब्दों का सार्थक समूह। सामने में उत्तर लिखा हुआ वाक्य। 2 या 2 से अधिक, ये होगा समास। लोकोक्ति को कहते हैं लोगों द्वारा कहा गया कथन। क्या राम चला गया, ये आपका रहेगा प्रश्नवाचक। जंगल में लगने वाली आग जो होता है उसे कहते हैं दावा नल, ये तो हो गया सही जोड़ी का उत्तर। अब मिलान करना है। शब्दों का सार्थक, ये होगा वाक्य से। 2 या 2 से अधिक शब्दों का समूह, इसका मिलान करना है समास से। लोकोक्ति को कहते हैं तो स्टूडेंट इसे कहते हैं लोगों द्वारा कहा गया कथन। अगला है क्या राम चला गया, तो इसका मिलान करना है प्रश्नवाचक। जंगल में लगने वाली आग दावा नल कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग
जो मिलान करने वाला है यह भी पूरा हो गया है। चलिए अब है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है वाक्य क्या है? उत्तर शब्दों का सार्थक समूह। दूसरा प्रश्न है ऐसी बात जो लोगों द्वारा बोली जाती है, जुबान पर चढ़ जाती है, क्या कहलाता है? उसे कहते हैं लोकोक्ति। ठीक है। नंबर 3 में कहा गया है, प्रश्न 3, बिजली गुल हो गई, यह वाच्य का कौन सा प्रकार है? उत्तर रहेगा कर्मवाच्य। ठीक है। चलिए अब ये तो हो गया कर्मवाच्य। अगला प्रश्न नंबर 4, समुद्र मंथन करना का अर्थ लिखिए। इसका जो अर्थ होता है कठोर परिश्रम करना। प्रश्न 5 में कहा है वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है? तो ये आपका रहेगा ओज गुण। कौन सा? ओज गुण। चलिए आगे का है प्रश्न क्रमांक 6, विरोध करना के लिए सही मुहावरा लिखिए। इसका जो सही मुहावरा है सिर उठाना। नंबर 7, शब्द की प्रथम शक्ति को क्या कहा जाता है? उत्तर अभिधा। ठीक है। अगला प्रश्न है जिसका कोई शत्रु ना हो, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये होगा अजात शत्रु। ठीक है। अगला प्रश्न क्रमांक 9, चलिए, आंखों का तारा होना, मुहावरे का अर्थ है बहुत प्यारा। नंबर 10, मीठी बानी बोलने वाले को क्या कहा जाता है? मृदुभाषी। क्या? तो मृदुभाषी। ठीक है। अगला प्रश्न क्रमांक 11, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है कठिन कार्य। इति श्री होना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका उत्तर होगा समाप्त होना। नंबर 13, प्रतिदिन में कौन सा समास है? इसका उत्तर रहेगा अव्ययीभाव। ठीक है। अव्ययीभाव समास प्रतिदिन में। अगला देखेंगे प्रश्न क्रमांक 14 जो है ना। चलिए तो यहाँ पर कहा है दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। ठीक है। अगला, जिसकी आने की तिथि ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? उत्तर रहेगा अतिथि। क्या होगा? अतिथि। नंबर 16 है कि किए गए उपकार को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका उत्तर है कृतज्ञ। ठीक है। चलिए अब है अगला नंबर जो है ना, प्रश्न क्रमांक 17 में कहा गया है पांचों अंगुलियां घी में होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? हर तरफ से लाभ होना। 18वां, घाट घाट का पानी पीना, मुहावरे का अर्थ है अनुभवी होना। 1 और 1 11 होना, मुहावरे का अर्थ एकता में शक्ति होना। ठीक है। अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 20 में कहा गया है 9 2 11 होना, मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। ठीक है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से एक वाक वाला प्रश्न 1 से लेकर 20 तक दिया गया था, ये भी कंप्लीट हो गया। इसके आगे है लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 1, संधि किसे कहते हैं? संधि के भेद लिखिए। 2 यहाँ पर वर्ण है। ठीक है। 2 वर्णों के मेल से जो परिवर्तन विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है। यहाँ पर सुधार करना है,
जो कि वर्षों लिखा हुआ है ना, उसके जगह पर आपको वर्ण होगा। ठीक है, कि 2 वर्णों, इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए 1 नंबर कंप्लीट है। अगला देखते हैं नंबर दूसरा। हाँ, समास को परिभाषित करते हुए समास के भेद लिखिए। समास 2 या 2 से अधिक पदों के योग को समास कहते हैं। उदाहरण रहेगा प्रतिदिन, यथाशक्ति। समास के 6 भेद यानी प्रकार है, जो कि पहला है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। उसके बाद तीसरा नंबर है द्वंद्व समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, चलिए अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3 है वाच्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर रहेगा, हाँ ठीक है, ये जो है ना वाच्य की परिभाषा, तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर रहेगा, हाँ, वाच्य क्रिया का रूप परिवर्तन वाच्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्म या भाव किसकी प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है, और वाच्य भेद, जो कि पहला है कृत्यवाच्य, दूसरा कर्म वाच्य, भाव वाच्य। उदाहरण में रहेगा राम खाना खाता है। चलिए नंबर 4, क्रिया किसे कहते हैं लिखिए। क्रिया के भेद लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्रिया का अर्थ काम करना या होना होता है। यथा जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है वे क्रिया शब्द कहलाते हैं, जैसे कि पढ़ना, हंसना, जागना, सोना, उठना, खेलना, उठना, उसके बाद दौड़ना, खाना, पीना इत्यादि। ये सारा क्या है, तो क्रिया शब्द है। और एक चीज ध्यान दीजिए, क्रिया जो रहेगा ना उसके शब्द में आपका ना लगा होता है। अब देखिए क्रिया का भेद एक है सकर्मक अकर्मक। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इसके भेदों के नाम लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर है शब्दों के अर्थ का बोध कराने वाली या अर्थ को स्पष्ट करने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, अब बोला शब्द शक्ति के 3 भेद, अमीछा, लदाना, व्यंजना। ठीक है, चलिए प्रश्न यहाँ पर बोला लक्षण शब्द शक्ति किसे कहते हैं। लक्षण शब्द शक्ति, तो यहाँ पर देखिए जब किसी शब्द का अभिधा के द्वारा मुख्यार्थ का बोध ना हो तब उस शब्द के अर्थ का बोध करने वाली शक्ति को लक्षण शब्द शक्ति कहते हैं। उदाहरण में रहेगा महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंह थे। सिंह का मतलब होता है राजा। ठीक है, अगला बोला है अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित। जिस शब्द से सुनने मात्र से उसका परंपरागत प्रसिद्ध अर्थ सरलता से समझ में आ जाए उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। उदाहरण गाय एक उपयोगी पशु है। अगला बोला है व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उत्तर जिस शब्द व्यापार से मुख्य तथा लक्ष्य से अलग अर्थ का बोध होता हो वह व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। क्या, व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, चलिए नंबर 9, अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं।
अनेकार्थी, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। प्रसंग के अनुसार एक ही शब्द का एक स्थान पर एक अर्थ और दूसरे स्थान पर दूसरा अर्थ लिया जाता है। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न 10 में कहा है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। उत्तर, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। चलिए इसके आगे 11वां प्रश्न, संधि एवं समास में अंतर लिखिए। ये जो है ना संधि एवं समास, संधि और समास में कोई दो अंतर। पहले संधि में यहाँ पर होगा वर्णों का मेल होता है। थोड़ा सा सुधार करना, यहाँ पर वर्णों होगा, ठीक है, वर्णों का मेल होता है। दूसरा, संधि 3 प्रकार की होती है। समास में पदों का मेल होता है और समास 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अगला देखते हैं मुहावरा। मुहावरा किसे कहते हैं? मुहावरा जब कोई वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष, विलक्षण या लाक्षणिक अर्थ को प्रकट करे, उसे मुहावरा कहते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक अगला, हाँ, लोकोक्ति किसे कहते हैं? लोकोक्ति अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति। इसमें एक स्वतंत्र वाक्य होता है जिसमें सभी आवश्यक तत्व एवं अर्थ विद्यमान होते हैं। यहाँ पर बोला है मुहावरे और लोकोक्ति में दो अंतर। तो देखिए लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर। सबसे पहले लोकोक्ति। पहला, लोकोक्ति पूर्ण होती है। लोकोक्ति पूर्ण स्वतंत्र होती है। मुहावरा में पहला होगा मुहावरा वाक्यांश होता है। मुहावरा पूर्ण स्वतंत्र नहीं होता, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर। प्रश्न क्रमांक 15 ये आपका लास्ट है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं और इसका भेद? क्रिया की विशेषणता का बोध कराने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण वह धीरे धीरे चला। क्रिया विशेषण के भेद यानी प्रकार, एक होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इस प्रकार से प्रश्न 15 भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था यहाँ तक कंप्लीट, ये आपका पेज नंबर 111 तक पूरा हो गया। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगला कौन सा टॉपिक आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।